देश भर में कोरोना कोहराम मचा रहा है। राजधानी दिल्ली सहित देश के कई दूसरे बड़े राज्यों में भी कोरोना के केस लगातार टेंशन पैदा कर रहे हैं। कैसे इनसे निपटा जाए, आने वाले समय में क्या कुछ चुनौतियां हो सकती है, इसको लेकर आज हमारे साथ चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर भरत जुड़े हुए हैं। भरत जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू मुकेश जी। डॉक्टर साहब, सिचुएशन धीरे धीरे उस दिशा में जा रही है जो दिल्ली सरकार कह रही थी। दिल्ली सरकार भी कह रही थी कि पहले फेज में 45,000 होंगे और जुलाई के आखिर तक 5 लाख केस पहुंच जाएंगे। आपका बड़ा तजुर्बा है मेडिकल फील्ड को लेकर, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मुकेश जी, ऐसा है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो दिन ब दिन पेशेंट्स बढ़ रहे हैं कोविड-19 से, तो हमें भी आशंका यही है कि जुलाई एंड तक के तकरीबन 5 लाख के आसपास दिल्ली में ये आंकड़ा चला जाएगा। इसलिए हमें इसको कम करने के लिए स्टेप्स लेनी पड़ेगी दिल्ली गवर्नमेंट को और हम सभी को। सर, क्या कोई कमी रह गई है? क्योंकि लॉकडाउन लगाए गए एक के बाद एक, और उसके बाद सरकार ने बहुत सोच समझ के अनलॉक किया। जिंदगी को पटरी पे लाना जरूरी था, लेकिन उसके बाद केस की जो रफ्तार है ये थामे नहीं थम रही। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार कहती रही कि हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं, लेकिन लगने लगा है कि अब सरकार के कदम लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि कोरोना हमसे बहुत आगे चला गया है। हाँ, अभी हम देखो, गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट अपनी काम कर रही है, हॉस्पिटल लेवल पे सभी लोग अपना काम, अपने जितना भी पॉसिबिलिटी है वो सारा काम कर रहे हैं, बट पब्लिक में भी हमें अवेयरनेस लाने की भी जरूरत है। जो हम लोग अभी डिस्टेंस मेंटेनिंग जो करना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं, जो हमारे एटिकेट्स है, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स है, उसको हम प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। मास्क का यूज जो करना चाहिए प्रॉपरली, वो भी कई जगह पे हमने देखा है कि मास्क भी यूज नहीं किया जा रहा है। अननेसेसरी कई जगह पे मार्केट्स में जो गैदरिंग बढ़ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पब्लिक अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, और पब्लिक, हर एक नागरिक जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हम लोग पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तब तक ये जो इन्फेक्शन है उसको हम कम करने में उतने हद तक के नहीं कर पाएंगे कम। डॉक्टर साहब, आपसे काफी उम्मीदें हैं दिल्ली को और देश को, क्योंकि आपका जो अस्पताल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, चरक हॉस्पिटल है। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आपके हॉस्पिटल का दौरा किया था। सर, क्या कुछ कहेंगे? कितनी उम्मीदें आपसे लगाएं? सर, जो उम्मीदें सरकार लगा रही है, जो उम्मीदें हमारी पब्लिक आम जनता लगा रही है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी हम लोग आयुर्वेदिक पद्धति से जो दवाइयाँ देना है, साथ में प्ले थेरेपी है, हैप्पीनेस थेरेपी है, योगा प्राणायाम, इनका भी यूज कर रहे हैं मेडिसिन के साथ साथ में। और हमारे यहाँ पर भी बहुत से जो पेशेंट्स है वो अच्छे होके जा रहे हैं। हमें सिर्फ 5 to 8 पेशेंट को ही रेफर करना पड़ रहा है यहाँ पे, जो कि सीवियरिटी की तरफ जा रहे पेशेंट है उनको जी। तो मैक्सिमम हम ट्राई करते हैं पेशेंट को रिलीफ देने का, इस बीमारी से निजात पाने का। सर, अस्पताल की अगर बात करें तो भी सिचुएशन क्या है? क्योंकि दिल्ली के बाकी अस्पताल में तो बेड की किल्लत है। हालांकि मीटिंग्स का दौर लगातार चल रहा है। केंद्र सरकार, दिल्ली नगर निगम, अब तीनों मिलकर दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपके अस्पताल की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और कहेंगे पहला जो स्वास्थ्य केंद्र है कोविड-19 को लेकर, वो आपका ही हॉस्पिटल है आयुर्वेद की दृष्टि से। तो आपके यहाँ किस तरह की तैयारी है? सर, अभी हमारे पास में इनिशियली हमने 111 बेड्स का अरेंजमेंट किया था, बट जब हमने देखा कि पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए लास्ट वीक हमने 60 बेड एडिशनल ऐड किए हैं। तो हमारे पास में अभी 170 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें हम मॉडरेटली इल्ड पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं और आयुर्वेदिक तरीके से मेडिसिन दे रहे हैं। सर, वैक्सीन अभी पूरी दुनिया में कहीं बन के तैयार नहीं हुई है, और जहां बनी है अभी उस पर ट्रायल चल रहे हैं। बाजार में भी ऐसा कुछ नहीं आया है। तो सरकार भी कह रही है और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कह रहे हैं कि आयुर्वेद की तरफ फोकस करें, क्योंकि आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से ही। तो आपके हॉस्पिटल में क्या प्रोसेस रहता है जब पेशेंट वहां पहुंचता है? तो आप उसे कैसे जो उसकी लाइफ है उसको बचाते हैं? रूटीन क्या होता है पेशेंट का?
हाँ सर, हमारे यहाँ पे जो पेशेंट एडमिशन के लिए आता है उसको हम रूटीनली एडमिट करते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह करके प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है पेशेंट की, फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग। उसके बाद हम एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद में उस पेशेंट के जो सिम्टम्स है, मॉडरेट सिम्टम्स सिम्टम्स देख के, SpO2 देख के पेशेंट के, अगर कोई सीवियरिटी लगती है, SpO2 लेवल हमें कम लगती है, तो उसके हिसाब से हम ऑक्सीजन से इनिशियली चालू कर देते हैं, अगर जिनका SpO2 कम है उनको। नहीं तो उनको हम सिंपल काउंसलिंग करते हैं। उनके काउंसलिंग करने के बाद में है जो हमारे जो प्रोटोकॉल बना हुआ है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, 3-4 मेडिसिन हम उनको देते हैं। कुछ एक काढ़ा है जो हमें 50 ml मॉर्निंग में, 50 ml इवनिंग में खाली पेट देते हैं। साथ में अमल की चूर्ण है जो कि 3 से 5 ग्राम सुबह शाम खाली पेट हम देते हैं गर्म पानी के साथ। उसके साथ में कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस बताते हैं उनको, अपनी हैप्पीनेस थेरेपी, कुछ योगा, कुछ प्राणायाम साथ साथ में हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। और रात में डिनर के बाद हम इनको जो हमारा टर्मरिक मिल्क, येलो मिल्क जो है, दूध में टर्मरिक डाल के जो आधा चम्मच देते हैं वो हम इनको प्रोवाइड करते हैं। तो आप काढ़े की और बात आपने, डॉक्टर साहब सरकार भी काढ़े पर फोकस कर रही है, और जी, क्या जो लोग घरों में हैं उनके लिए आपके पास किस तरह का मैसेज है, खुद को कैसे मेंटेन रखें, और काढ़ा बनाने की सही विधि क्या है? क्योंकि तमाम तरह के सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हो रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से काढ़े बनाने के टिप्स दे रहे हैं। क्योंकि आप जिस जगह पर बैठे हैं वहां से जो मैसेज जाएगा पूरे देश को मालूम पड़ेगा और आप सही दिशा में लोगों को लेकर जाएंगे। हाँ, जो काढ़ा होता है वो आप घर में, जो हमने देखा है हमारे किचन में कई सारे मसाले पड़े होते हैं, उन्हीं मसालों में से हम कुछ मसाले ले सकते हैं। जैसे कि दालचीनी है, जैसे आपका टर्मरिक है, हल्दी है, और दालचीनी है, सौंठ है, इन सबको हम, तुलसी पत्ते हैं, इन सबको हम मिला के, या काली मिर्च है हमारे घर में, पिपली होती है हमारे घर में, इनको एक अप्रोप्रिएट मात्रा में लेके उसको हम गर्म पानी, पहले आप 100 ml टू 150 ml गर्म पानी लीजिए, उसको उबाल लीजिए। उसके बाद में हाफ TSF आप ये पाउडर डालिए। उसके बाद में उसको अच्छे से उबाल के फिर आपको छान के गुनगुना हुआ काढ़ा आपने दिन में 2 या 3 बार लेना चाहिए। अगर सर किसी को विटामिन, पित्त की प्रॉब्लम है तो उसमें हम मुनुक्का भी डाल सकते हैं। जिसको गरम अगर होता है तो मुनक्का डाल सकते हैं, तो उसमें हम मरीच या पिपली को कम कर सकते हैं। तो ये काढ़ा हम आम पब्लिक, जिनको थोड़े से कोई लक्षण हो, लाइक लक्षण हो, या जिसको कोई सोर थ्रोट है, वो रेगुलरली ले सकते हैं। साथ साथ में गर्म पानी का यूज कर सकते हैं रेगुलर। गर्म ठंडी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, फ्रिज की चीजें अवॉइड करनी चाहिए। हमें जो भी फ्राइड आइटम्स है, फूड आइटम्स है, उसको अवॉइड करना चाहिए। फर्मेंटेड फूड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए। जो पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं, कई सारे पैक्ड फूड होते हैं, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और बिल्कुल सुपाच्य, पाचन के लिए बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट डाइट हो, वो लेना चाहिए। हेवी डाइट हमें अवॉइड करना चाहिए। क्या किसी भी एज ग्रुप के जो व्यक्ति हैं इसको ले सकते हैं? बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी ले जी, सकते जी, हैं? जी। तो किसी भी एज ग्रुप के लोग इसको ले सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चे में हम थोड़ा सा हनी डाल के दे सकते हैं, या थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल के दे सकते हैं काढ़े में। बाकी अडल्ट पेशेंट तो सारे ही एज इट इज काढ़े को यूज कर सकते सर गर्भवती महिलाएं भी क्या इस काढ़े का इस्तेमाल कर सकती हैं? हैं। हाँ, गर्भवती महिलाएं जो गर्म चीजें होती है, जैसे कि काली मिर्च है, पिपली है, इसको ना ले। इसके बजाय जो बाकी चीजें होती है, दालचीनी है, आपकी तुलसी पत्ते हैं, कि इनका काढ़ा वो सेवन कर, सौंठ है, सौंठ भी कम मात्रा में ले सकती है, वो इसका काढ़ा ले सकती एक विटामिन सी को लेकर लोगों के दिमाग में तमाम तरह के सवाल आते हैं, और खासतौर पे व्हाट्सएप पे ज्यादा इस तरह की चीजें चलती है। कुछ लोग कुछ दवाइयां रेफर कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि विटामिन सी जिन फ्रूट्स में होता है, खट्टे जो फ्रूट होते हैं उनको खाया जाए, उससे भी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रोंग होगा। क्या विटामिन सी का और कोरोना का आपस में कोई संबंध है? है। विटामिन सी जो है वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स को हेल्दी रखने में, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में यूजफुल हाँ जी। होता है। अब विटामिन सी एलोपैथी में हमें विटामिन सी मिलता है, टैबलेट फॉर्म में मिलती है, बट आयुर्वेद में ऐसा विटामिन सी ना है। इसीलिए हम लोग उसको, कुछ खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि लेमन है, जैसे कि संतरा है, मौसमी है, जिसमें विटामिन सी होता है, तो इसलिए वो हम एडवाइस करते हैं। बट बीइंग आयुर्वेदिक फिजिशियन, हम लोग जो यहाँ पे दे रहे हैं विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए, जो आमल की चूर्ण होता है, जो आंवले का पाउडर होता है, आंवले के पाउडर में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, जो गर्म करने के बावजूद भी खत्म नहीं होता। तो ऐसा विटामिन सी हम आंवले के रूप में, पाउडर के रूप में पेशेंट को एडवाइस करते हैं। जी साथ साथ सर। में जो पेशेंट ले पाए उनको वो
आंवले का जो च्यवनप्राश मिलता है मार्केट में, वो च्यवनप्राश भी ले सकते हैं 1 से 2 चम्मच सुबह शाम, या गुनगुने पानी के साथ या जी। गुनगुने मिल्क के साथ। एक सवाल ये है कि डब्ल्यूएचओ ने ये भी कहा है पीछे कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है वो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं करते हैं। सर क्या ऐसा कुछ है, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि जो पेशेंट्स की जो संख्या बढ़ी है वो एसिम्प्टोमेटिक की वजह से बढ़ी है। लोगों को लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ, बाहर निकलूं, रोजी रोटी कमाऊं तो घर आ जाऊं। हमको लगता था कि शायद उनके अंदर ये सिम्टम्स है, उन्हें पता नहीं है, ये औरों को फैला रहे हैं। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने पीछे कुछ दिनों पहले जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल इसके उलट है। दिल्ली के जो केसेस हैं ये किस तरह के केसेस आप सामने आ रहे हैं? देखो, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है, लेकिन अगर कोरोना पॉजिटिव टेस्ट अगर उसकी मिलती है तो ऐसे पेशेंट ने एटलीस्ट बाहर नहीं निकलना चाहिए, कम्युनिटी में नहीं जाना चाहिए और इस स्प्रेडिंग को रोकना चाहिए। ये इसीलिए कहता हूँ कि मैं अपनी सोशल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हमने निभाना चाहिए। अगर हम लोग हर कोई पर्सन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है तो अपने आप ही ये डिसीज कम हो जाएगा। भरत जी सवाल ये है कि सोशल डिस्टेंस का मेंटेन ऑफिस में किया गया हो, लेकिन वहां पे पंखे चलते हों और इसी बीच में कोई एक कोरोना का पेशेंट भी उनके साथ बैठा हो, भले ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा हो, तो क्या हवा के माध्यम से कोरोना बाकी स्वस्थ लोगों के शरीर में जा सकता है? ऐसा है, हवा के माध्यम से जाने का कोई अभी प्रूफ तो मिला नहीं है। एक आखिरी सवाल, सर दिल्ली में जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपको लगता है कि लॉकडाउन की तरफ भी सोचना चाहिए? क्योंकि जब केसेस कम थे तब लॉकडाउन था, लेकिन अब केसेस नंबर ऑफ जो फिगर है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार इस मामले में सोच रही क्या करना है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते आपकी खुद की राय क्या है? और लॉकडाउन बढ़ने के बजाय हमें, मैंने जैसे पहले इसमें आपको कहा था कि हमारी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हमने निभाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना चाहिए और जो अननेसेसरी हम लोग घरों के बाहर निकलते हैं उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अब लॉकडाउन ही इसका एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि कई सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही है जिसको हमें भी अवॉइड करना है। चलिए डॉक्टर भरत, आपने तमाम तरह की जानकारी दी, बताया कि कोरोना से लड़ते हुए कैसे बचना है, आयुर्वेद की ताकत क्या है और कैसे किन आसान से टिप्स पर हम लोग काम कर कर सोशल डिस्टेंस का मेंटेन कर कर कोरोना को भगा नहीं सकते तो कोरोना से अपना बचाव जरूर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद डॉक्टर भरत जी आपका। थैंक यू।